फिंगर 4 के आसपास चाइना की तरफ से अभी एक मिलिट्री बेस को बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 3 नए रडार स्टेशन को सेटअप करने के लिए इजाजत मिल चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से आईटीबी के लिए लोरॉस सिस्टम को खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए इंडियन सिटीजन्स को अभी चाइना की तरफ से भारत को वापस कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कॉर्पोरेशन को लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से अनिश्चित काल तक स्ट्राइक पर बैठने की धमकी दी गई है और किस वजह से इंडियन एयरफोर्स को अभी अपनी ईस्टर्न कमांड को भी वेस्टर्न कमांड की तरह मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके है। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो आज दोपहर को मैंने एक ट्वीट किया था। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि फिंगर 4 से फिंगर 5 के बीच चाइना की तरफ से हेवी डिप्लॉयमेंट करने के साथ साथ काफी सारे परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाए जा चुके हैं। पहले यहाँ पर इतने सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं था और पीएलए यानी कि परमानेंट लूजर आर्मी या प्रसिद्ध लंबट आर्मी, आपको जो पसंद है आप कह सकते हैं, तो उनके तरफ से बस कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन अभी यहाँ पर चाइना की तरफ से पूरा का पूरा मिलिट्री बेस को बनाया जा रहा है। यहाँ पर काफी सारे बंकर्स भी बनाए जा चुके हैं और सिर्फ पांगोंग के किनारे नहीं बल्कि पहाड़ की तरफ भी आपको काफी सारे चाइनीज स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आज इसी को लेकर टाइम्स नाउ की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था और टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक फिंगर 5 में अभी चाइना की तरफ से अपनी परमानेंट मिलिट्री बेस को बनाया जा रहा है और यहाँ से आगे अभी इंडियन आर्मी नहीं जा पा रही है। हमारे मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 में है और हम रेगुलर बेसिस पर वहां पर पेट्रोल करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा है तब से इंडियन आर्मी आगे नहीं जा पा रही है। अब इस रीजन में सिर्फ ट्रूप्स नहीं बल्कि टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को भी चाइना की तरफ से डिप्लॉय किया गया है, जो कि सैटेलाइट इमेज में इतनी अच्छी तरीके से नजर नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखे गए हैं जिनको मेनली आर्टिलरी के लिए बनाया जाता है। अभी आप जो रेड कलर की घर देख रहे हैं या स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सिर्फ चाइनीज आर्मी के बैरक नहीं बल्कि इसमें कुछ में चाइना की तरफ से ऑफिस को भी बनाया जा चुका है और अभी वो बंकर्स के साथ साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भी बना रहे हैं। अभी तक इसके बारे में आर्मी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, लेकिन सैटेलाइट इमेज के मुताबिक ये बात काफी हद तक सच है कि फिंगर 5 के आसपास चाइना की तरफ से काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया है और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से फिंगर 4 एरिया में जो रीएडजस्टमेंट किया गया था उस बात को लेके चाइना काफी टेंशन में इस वजह से है क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से उन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लेने के बाद चाइना का ये पूरा का पूरा बेस इंडियन आर्मी की नजर में आ रहा है और इंडियन आर्मी इनकी हर एक मूवमेंट के बारे में नजर रख सकती है। लेकिन फिर भी मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक अगर हमें फिंगर 8 तक वापस जाना है तो हमें फिंगर 5 के आसपास से चीनी कम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। पिछले महीने का अपडेट आया था जिसमें यह बताया गया था कि उत्तराखंड की सरकार की तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया था कि उत्तराखंड में अभी 4 से 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को सेटअप किया जाए क्योंकि ये चाइना के साथ किसी भी जंग जैसे हालात में हमें काफी मदद करने वाले हैं। इसी बात को लेकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह और इंडियन एयरफोर्स के सेंट्रल कमांड के चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार जी के बीच एक मीटिंग को अरेंज किया गया था जिसमें उत्तराखंड में अभी मल्टीपल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को सेटअप करने के साथ साथ एयर डिफेंस रडार स्टेशन को भी सेटअप करने का प्लान किया गया है और अभी इनके लिए प्रॉपर लोकेशन को सेटअप करने के लिए और लैंड एलोकेशन के लिए डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है। अभी तक मिले रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड की 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में अभी एयर डिफेंस रडार स्टेशन को प्लेस किया जाएगा। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी उत्तराखंड की सरकार से पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ में जो एयरपोर्ट है उनकी एक्सटेंशन के लिए भी मंजूरी देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी चौकसिया में एक नई एयरपोर्ट को भी सेटअप करने का प्लान किया गया है। ये सब हमें अभी चाइनीज एयर एक्टिविटी को ट्रैक करने में काफी मदद करेंगे। साथ ही अगर चाइना के साथ हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तब ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए या फिर लॉजिस्टिक को सप्लाई करने के लिए भी ये हमें काफी मदद करने वाले हैं। उत्तराखंड की सरकार की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को एक लोकेशन को सिलेक्ट करके दिया गया है जो कि भैसोली विलेज में है और शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी पहला एयरफोर्स रडार स्टेशन को यहीं पे सेटअप किया जाएगा। बाकी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और रडार स्टेशन के लिए जल्द ही लैंड एलोकेट कर दिया जाएगा।
अगला अपडेट आईटीबीपी की तरफ से है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईटीबीपी के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से अनमैन्ड एरियल व्हीकल और लॉन्ग रेंज रिकॉनेंस और ऑब्जर्वेशन सिस्टम को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को इशू किया गया है और इसमें एडिशनल रडार, स्नो स्कूटर्स और ऑल टेरेन व्हीकल भी शामिल है। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी लगभग 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी करती है और इनको दुनिया भर की सबसे खतरनाक टेरेन में ड्यूटी करना पड़ता है क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ये उतनी ऊंचाई में जाके ड्यूटी करते हैं जहां पर हम आसानी से सांस नहीं ले पाएंगे। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। यहाँ पर साल भर कई जगह में बर्फबारी होती रहती है, जिस वजह से अभी ऑल टेरेन व्हीकल के साथ साथ स्नो स्कूटर्स को भी सैंक्शन किया गया है। और अभी तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हालत काफी गर्म है और यहाँ पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, जिस वजह से भले ही विंटर आ जाए या फिर कितना भी बर्फ वहाँ पे गिरे तो हमारे जवानों को तब भी वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ेगा और इसके लिए अभी ये व्हीकल काफी जरूरी है। इसके अलावा जो लोरॉस सिस्टम की बात की गई थी, इसमें एडवांस सेंसर के साथ साथ लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस इक्विपमेंट मौजूद है और ये किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में काफी दूरी से ही दुश्मन की हरकतों के बारे में पता लगा सकते हैं। इन सिस्टम को भी बॉर्डर में लगाने के बाद ये हमारे जवानों को चाइनीज साइड में लगभग 20 से 30 किलोमीटर अंदर तक होने वाली किसी भी तरह की हरकत के बारे में जानकारी दे सकेगा और हमारे जवान बंकर्स में या अपने बॉर्डर पोस्ट में रहकर ही दुश्मन की मूवमेंट के बारे में पता लगा पाएंगे। अब इंडिया और चाइना की बॉर्डर में लगभग 180 बॉर्डर आउटपोस्ट मौजूद है और इसी साल की शुरुआत में ही एडिशनल 47 बॉर्डर आउटपोस्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया था और इन 47 में से 34 सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही बनने वाले हैं। एडिशनल बॉर्डर पोस्ट के अलावा अभी 12 नए स्टेज कैंप्स को भी बनाने का फैसला किया गया है, जो कि 2 बॉर्डर आउटपोस्ट के बीच एक शेल्टर का काम करने वाले हैं। जब विंटर में हमारे जवान पेट्रोलिंग पर जाएंगे तो उनको बॉर्डर आउटपोस्ट के अलावा यहाँ पर भी लॉजिस्टिक सप्लाई मिलने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा पिछले 1 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में काफी सारे मॉडर्न इक्विपमेंट इंडक्ट किए जा चुके हैं, जिसमें रफाल से लेके अपाची तक शामिल है। एक दिन पहले इंडियन एयरफोर्स में रफाल को शामिल किया गया था, जो कि अंबाला एयरबेस में मौजूद है। चिनॉक हेलीकॉप्टर्स को 126 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, जो कि चंडीगढ़ में मौजूद है और अपाची हेलीकॉप्टर्स को 125 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, जो कि पठानकोट में मौजूद है। तो अभी अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो पिछले 1 साल में या 1.5 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स में जितने भी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम शामिल हुए हैं वो सभी के सभी हमारे वेस्टर्न कमांड के अंदर शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़ हो गया, पठानकोट हो गया या फिर अंबाला एयरवेस हो गया, तो इन सभी एयरवेसेस के ऊपर हमारी नॉर्थ और वेस्ट साइड को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा है और पिछले 1 साल में हमारी वेस्टर्न कमांड की ताकत काफी हद तक बढ़ चुकी है। चंडीगढ़ एयरवेस की बात करें तो लद्दाख या फिर कारगिल में किसी भी तरह के डिप्लॉयमेंट के लिए ये बेस मेन सप्लाई लाइन की तरह काम करती है। पठानकोट एयरवेस की बात करें तो पूरे के पूरे नॉर्थ और वेस्ट साइड में किसी भी तरह के डीप पेनिट्रेशन मिशन के लिए ये हमारा बेसिक एयरवेस है और अंबाला एयरवेस में अभी रफाल को डिप्लॉय करने के बाद ये एक ही साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर ईस्ट साइड की बात करें तो ईस्टर्न साइड में हमारी पोजीशन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है और अगर भारत और चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मुझे डर है कि ये ईस्ट साइड में सबसे पहले शुरू हो सकती है, क्योंकि चाइना को भी बात अच्छी तरीके से पता लग चुका होगा कि वो लद्दाख में और आगे कभी भी नहीं आ सकता है। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से है। अब सभी को ये बात पता होगा कि सरकार की तरफ से अभी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का प्लान किया गया था ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। इसके लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक टीम को तैयार किया जा रहा था, जिसको एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या शॉर्ट में ईगॉम कहा जाएगा। इस टीम को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी लीड करने वाले हैं और इनके साथ इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार भी शामिल हैं। ऐसे में यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज किया जा सकता है। अभी यह फैसला किया जाएगा कि इस नए रिफॉर्म को लाने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक सिंगल डिफेंस पीएसयू में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर इसको मल्टीपल पीएसयू में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अभी इसको लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉय यूनियन के साथ भी डिस्कशन किया जाएगा और उनका राय भी यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन बात करें तो यहाँ पर इस बात को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ज्यादातर एम्प्लॉय खुश नहीं है और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से इस बात को लेकर अनिश्चित काल तक स्ट्राइक करने का धमकी दिया गया है और इसमें अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तिरुचिरापल्ली की तरफ से भी पार्टिसिपेट करने की बात की गई है और वो भी इन लोगों के साथ अभी 12 अक्टूबर से अनिश्चित काल तक स्ट्राइक पर बैठने की धमकी दे रहे हैं। अभी जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में अगर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड स्ट्राइक पर बैठ जाए तो सिचुएशन क्या हो सकती है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अगला अपडेट हमारी प्राइवेट डिफेंस सेक्टर कंपनीज को लेके है। अदानी ग्रुप की लैंड डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी पीएलआर सिस्टम की 51% शेयर को खरीद लिया गया है।
PLR सिस्टम अभी भारत के एक उभरता हुआ डिफेंस कंपनी था जो कि इजराइल की IWI के साथ मिलकर अभी स्मॉल आर्म्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहा था और जनवरी से PLR सिस्टम को इंडियन आर्मी के लिए करीब 16,000 लाइट मशीन गन को भी सप्लाई करने के लिए कोई फाइनल नेगोशिएशन किए जा रहे थे। इसके अलावा अभी इंडियन आर्मी के लिए खरीदे जाने वाले 41,000 लाइट मशीन गन की टेंडर में भी PLR सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा था। यह अभी IWI की लगभग सभी तरह के राइफल्स को भारत में बना रहे थे और अभी इसकी 51% शेयर को खरीदने के बाद अदानी डिफेंस की तरफ से बताया गया कि फ्यूचर में जल्दी ये कंपनी इंडियन स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड करने वाला है और अभी इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ साथ ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। PLR सिस्टम की शेयर को खरीदने के लिए सबसे पहले तो हमारी होम मिनिस्ट्री की तरफ से अदानी डिफेंस को अप्रूवल दिया गया था और उसके बाद अदानी डिफेंस की तरफ से पूरे कैश ट्रांजैक्शन के साथ PLR सिस्टम की 51% शेयर को खरीद लिया गया था। अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश की तरफ से है। अब सबको ये बात पता होगा कि 8 या 10 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से PLA यानी कि परमानेंट लूजर आर्मी की तरफ से हमारे 5 लोगों को किडनैप कर लिया गया था। इसके बाद जब इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली चाइना को इसके बारे में पूछा गया तो सबसे पहले तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया था कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने स्वीकार किया कि अरुणाचल बॉर्डर से गायब हुए इंडियन सिटीजन अभी उनके पास मौजूद है और उनको चाइना की तरफ से प्रॉपर मैकेनिज्म के अंदर भारत को हैंडओवर कर दिया जाएगा। और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक चाइना की तरफ से उन सभी को भारत को वापस कर दिया गया है। लेकिन ये अभी चिंता करने वाली बात है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शायद ये 2 या 3 दफा ऐसा हो चुका है जब पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इंडियंस को अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से किडनैप किया जा रहा है और लगभग उनको 1 हफ्ता अपने कस्टडी में रखने के बाद भारत को वापस किया जा रहा है। अभी ये जो 5 लड़कों को पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से या परमानेंट लूजर आर्मी की तरफ से किडनैप किया गया था, ये सब टांगिन ट्राइब के थे जो कि मैकमोहन लाइन को क्रॉस नहीं किए थे, यानी कि वो इंडियन बॉर्डर के अंदर थे, लेकिन फिर भी परमानेंट लूजर आर्मी की तरफ से इनको अगवा कर लिया गया था। अभी इनको फोकट में 14 दिन तक क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये जो रेगुलर बेसिस पर इंडियन सिटीजन को अगवा किया जा रहा है और कुछ दिन रखने के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी या परमानेंट लूजर आर्मी की तरफ से उनको भारत को वापस किया जा रहा है, इसके पीछे चाइना का कोई ना कोई साजिश जरूर होगा। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो कि गलत भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।